हमारे फरीदाबाद में डीएवी कॉलेज है, नेहरू कॉलेज है, वाईएमसी यूनिवर्सिटी है। ये तीनों के तीनों जो बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं सरकारी। मणिपुर जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, जिस हरियाणा प्रदेश में आज ताल्लुकात रखता हूँ, वहां पर मुझे शर्म आती है बात कहते हुए कि हमारे ही एक जो मंत्री हैं वो महिला के साथ बलात्कार करते हैं। और उन्हीं के ही भाजपा के एक नेता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि मेरे पास वो तमाम सबूत है, मेरे पास वो तमाम वीडियो है जहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना ने उनका उत्पीड़न किया है। उन्नाव में इन्हीं का ही नेता पकड़ा जाता है, IIT BHU में इन्हीं के नेता पकड़े जाते हैं। कानपुर का बात कर लीजिए, आप हाथरस की बात कर लीजिए, हाथरस में हरियाणा में आप देखेंगे सरपंचों पर उन्होंने लाठी चलाने का काम किया, हमारी आशा वर्कर्स की जो बहन है उन पर उन्होंने लाठी डंडे चलाने का काम किया, टीचर्स पर उन्होंने लाठी डंडे चलाने का काम किया, युवाओं पर लाठी डंडा चलाने का काम किया। कौन सा ऐसा वर्ग है जिन्होंने छोड़ दिया? मोदी जी ने क्या बयान दिया था कि हमारी गलती है कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। अगर वो किसान नहीं थे तो आपने क्यों वो कृषि कानून जो थे वो वापस लिए? लेकिन असल बात यह कि आज हरियाणा को उन्होंने बेरोजगारी में अव्वल बना दिया है, तो हरियाणा की जो जनता है वो बेरोजगारी के खिलाफ वोट देगी। वो मेरठ के जो उनके प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, जिन्होंने राम जी का किरदार निभाया था, वही राम जी का किरदार निभाया था जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे, वो कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। हरियाणा में पार्षद के जो चुनाव थे वो अभी तक वो बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, 2 साल से एक्सटेंशन चल रहा है। पार्षदों को पता ही नहीं कि वो पूर्व पार्षद लिखे कि वर्तमान पार्षद लिखे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। फिलहाल हम हरियाणा की बड़कल विधानसभा में मौजूद हैं और अंश जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। बात करेंगे इनसे हरियाणा चुनाव की क्या रुझान वहाँ चल रहा है, बीजेपी टक्कर खेल रही है या कांग्रेस आ रही है, क्योंकि बीजेपी मोदी के चेहरे से चुनाव लड़ रही है, जहाँ पर कांग्रेस है वो अलग अलग न्याय को लेकर चुनाव लड़ रही है, भागीदारी न्याय, और इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन भी किया हुआ है। तो क्या हरियाणा का रुझान है, बात करते हैं अंश जी। जी अंश जी बताइए। देखिए, ये जो चुनाव है, ये 24 का जो चुनाव है, ये ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में हम देखने वाले हैं कि जहाँ पर एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ एक तानाशाही सरकार चुनाव लड़ रही है। ये एक ऐसा पहला चुनाव है जहाँ पर जो सरकार है वो खुलेआम, उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो मंत्री हैं, सभी लोग खुलेआम मंच पर, सार्वजनिक मंच पर जाकर कह रहे हैं। और आज ही मैंने देखा राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री हैं वो ये बात कहती हैं कि आप हमें 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। आप देखेंगे मेरठ के जो उनके प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, जिन्होंने राम जी का किरदार निभाया था, वही राम जी का किरदार निभाया था जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे, वो कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, आप हमें 400 सीट दे दीजिए। तो आज ये चुनाव है, ये चुनाव जो है लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। और हरियाणा की जनता जो है वो अपने मुद्दों को पहचानती है, वो जानती है कि किस प्रकार से कोई भी एक तानाशाही सरकार क्यों ना आ जाए, लेकिन हरियाणा की जो जनता है वो अब अपने मुद्दों पे जुड़ी हुई है और वो लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट देगी। तो क्या मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर? बीजेपी भी अच्छी दाव खेल रही है, राम मंदिर का मुद्दा सामने आ रहा है, अब की बार अग्निपथ भी लगभग लेकर आ रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं बीजेपी सामने रख रही है। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आप जो कह रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा आ रहा है, मुझे आप एक चीज सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, अगर ये सही में इतना ही बड़ा एक बड़ा मुद्दा होता तो प्रधानमंत्री जी को बीच चुनाव में राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे सबसे पहली बात तो यही चीज साफ हो गई है कि राम मंदिर का जो एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो सिर्फ एक झूठी हवा है, खोखली हवा है, उसमें धरातल पर कुछ नहीं है। और आपने मेरे से जो सवाल पूछा कि हरियाणा के क्या मुद्दे होने वाले हैं, हरियाणा के जो मुद्दे आज आप देखेंगे, हरियाणा बेरोजगारी में अव्वल है। जो हुड्डा सरकार जो थी, हुड्डा जी की सरकार, जिसने रोजगार देने में हरियाणा को अव्वल बनाया था, आज भाजपा की सरकार ने, चाहे वो कितने भी मुख्यमंत्री बदल लें, लेकिन असल बात यह कि आज हरियाणा को उन्होंने बेरोजगारी में अव्वल बना दिया है। तो हरियाणा की जो जनता है वो बेरोजगारी के खिलाफ वोट देगी, वो रोजगार के पक्ष में वोट देगी। आज हरियाणा के जो मुद्दे, आपने देखा किस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आंसू गैस के गोले चलवाए, कीड़े बिछा दी थी किसानों के सामने। तो हरियाणा के जो किसान नहीं थे वो, अगर किसान खालिस्तानी नहीं, एक सेकंड, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर वो किसान नहीं थे तो उनके साथ ये मोदी जी की जो मंत्रिमंडल थे वो बातचीत का दौर क्यों कर रहे थे? किसान नहीं थे तो उनके साथ ये बातचीत का दौर क्यों खेला जा रहा था? उनको बार बार ये मीटिंग क्यों की जा रही थी? उनके सोशल मीडिया के अकाउंट क्यों बंद किए जा रहे थे? अगर वो किसान नहीं थे तो आप उनको सीधा आके बंद करें, उन पे गोली चलवाइए। तो अगर आप मानते हैं, और जब ये आपने 3 कृषि कानून थे उनको आपने जब वापस लिया था, मोदी जी ने क्या बयान दिया था कि हमारी गलती है कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। अगर वो किसान नहीं थे तो आपने क्यों वो कृषि कानून जो थे वो वापस लिए? किसान नहीं थे ना वो, तो आपको वापस लेने की जरूरत क्या थी? ये कहने की जरूरत क्या थी कि हम ये कुछ किसानों को समझा नहीं पाए? तो साफ बात ये है कि सिर्फ ये अपनी एक गोदी मीडिया के सामने जो है, ये अपने अंधभक्तों के सामने जो है, झूठे प्रचार के सामने बस अपने आप को छुपाने का काम कर रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि किसान
हरियाणा में आप देखेंगे सरपंचों पर उन्होंने लाठी चलाने का काम किया, हमारी आशा वर्कर्स की जो बहन है उन पर उन्होंने लाठी डंडे चलाने का काम किया, टीचर्स पर उन्होंने लाठी डंडे चलाने का काम किया, युवाओं पर लाठी डंडा चलाने का काम किया। कौन सा ऐसा वर्ग है जिन्होंने छोड़ दिया? इन्होंने कितनी बार हरियाणा को आग में झोंकने का काम किया है। हमारे नेता जो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलने का काम कर रहे हैं, तो वही तो हरियाणा की कांग्रेस की पार्टी इंडिया अलायंस करने वाला है। इन्होंने जो नफरत का माहौल बनाया, हमने देखा किस प्रकार से मेवात में नू हिंसा हुई थी, मेवात में हिंसा हुई थी, किस प्रकार से राम रहीम के मामले में किस प्रकार से उन्होंने हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। सर क्या करेंगे इन मुद्दों से, रोजगार के मुद्दों से क्या करेंगे आप रोजगार का, जब आपको राम राज्य बना के दे दिया, राम मंदिर बना के दे दिया? मुझे आप एक चीज बताइए, राम राज्य क्या होता है? राम राज्य क्या होता है? राम राज्य यही होता है ना कि जहाँ पे किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, जहाँ पे किसान जो उसको उसकी फसल का सही दाम मिले। राम राज्य क्या होता है? जहाँ पे महिलाएं जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। राम राज्य क्या होता है? जहाँ पर इस देश में कोई भी गरीब जो है वो भूखा न सोए। लेकिन आज स्थिति क्या है? राम राज्य की बात करें, लेकिन मणिपुर में जो महिलाएं हैं उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है। ये राम राज्य इनका? क्या ये इनका राम राज्य की इनका ही एक एनडीए का जो उम्मीदवार है उसके लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं और उसको सांसद अगर एक जब इस देश को छोड़ के जाता है तो उसके लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के वहां से क्लियरेंस होती है। जब प्रज्वल रेवन्ना जब भाग रहा था इस देश को छोड़ के तो मिनिस्ट्री ने क्यों क्लियरेंस दी? इस चीज का जवाब मोदी जी थे। और उन्हीं के ही भाजपा के एक नेता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि मेरे पास वो तमाम सबूत है, मेरे पास वो तमाम वीडियो है जहां पर प्रज्वल रेवन्ना ने उनका उत्पीड़न किया है। तो इसमें मोदी जी जवाब नहीं देंगे। राम राज्य क्या होता है? जहाँ पे किसानों को सही दाम मिले। लेकिन यहाँ पे तो किसानों, हमारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने तो जब किसान आंदोलन चल रहा था उन्होंने क्या कहा था? अपने पुलिस वालों को, तमाम जो कार्यकर्ता है उनको उन्होंने क्या कहा था कि लठ उठा लो, अब लठ बजाने का टाइम आ गया। अगर जेल में चले जाओगे तो तुम कल को नेता बन सकते हो। क्या ये एक मुख्यमंत्री के बोल हैं कि किसानों पे लठ उठा लो और अगर तुम जेल चले गए तो तुम नेता बन सकते हो? किसानों के लिए नहीं कह रहे होंगे, किसी और के लिए कह रहे होंगे, सुना नहीं होगा शायद आपने। नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की, उनके मैं आपको कितने सारे से बयान सुना सकता हूँ जिसमें उन्होंने क्या क्या बातें करी है, मैं तो यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ। इस प्रकार की उनकी भाषा रही है। आप एक महिला उनके सामने अपनी व्यथा रखती है, अपना दुपट्टा उनके सामने रख देती है, तो एक मुख्यमंत्री का फर्ज क्या होता है? अगर एक महिला अपनी दुपट्टा नीचे रखे तो उस महिला का दुपट्टा उसके शरीर पर वापस रखना, ये पहला कर्तव्य होता है, ना कि उसे धक्का मार के बाहर फेंक देना उसके दुपट्टे के साथ। ये मुख्यमंत्री जी के कह रहे हैं। अब महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। अब योगी जी कह रहे हैं कि महिलाएं सेफ है उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी भी आ जा सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये किस आधार पर ये सारी बातें कर रहे हैं। उन्नाव की बात कर लीजिए, उन्नाव में इन्हीं का ही नेता पकड़ा जाता है, IIT BHU में इन्हीं के नेता पकड़े जाते हैं। कानपुर का बात कर लीजिए, आप हाथरस की बात कर लीजिए, हाथरस में किस प्रकार से जो है उस दलित महिला को आधी रात को जला दिया जाता है कि उसके परिवार को अपनी बेटी का शव तक देखने। आप देखिए, हाथरस है, उन्नाव है, IIT BHU है, कानपुर है। मैं आपको कितनी सोनभद्र का बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड की ही उनके ही एक मंत्री के बेटे जो है अंकिता भंडारी के साथ उसकी हत्या कर देते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं। उस पर प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। स्मृति ईरानी जी, आज जनता ये पूछे, स्मृति ईरानी जी जो बाल एवं महिला विकास मंत्री का जो पद लेके बैठी हुई है, मंत्रालय लेके बैठी हुई है, सिवाय उन्होंने राहुल गांधी जी को कोसने के, उन्होंने कब अपने पद की, अपने मंत्रालय के लिए उन्होंने कब काम करने का काम किया है? मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। आप अमेठी जा जाकर, रायबरेली, दुनिया भर में आप घूम लीजिए, दुनिया भर में घूम कर आप शहजादा जी बोल लीजिए, सब कुछ बोल लीजिए, लेकिन आप एक चीज बताइए, आपके ही प्रदेश में से, अमेठी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, आप अपने ही जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है वहां पे जब आप बेटियों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो आप किस आधार पर अपने मंत्रालय पर बैठे हुए हैं? सबसे पहला सवाल ये आता है। मणिपुर जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, जिस हरियाणा प्रदेश से मैं आज ताल्लुकात रखता हूँ, वहां पर मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि हमारे ही एक जो मंत्री है वो महिला के साथ बलात्कार करते हैं, और जब विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग करते तो मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, हम विपक्ष की धज्जियां उड़ा देंगे। ये विधानसभा में एक मुख्यमंत्री के बोल है, वो भी उस मंत्री के लिए जिसने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसने महिला का बलात्कार किया है। तो सोचना तो लिया था। महिला के साथ बोल रहे हैं, ब्रिजभूषण की शायद बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं, हरियाणा के मंत्री की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के मंत्री की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमारे तमाम कांग्रेस के विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री से विधानसभा में कहा था कि आप उनका इस्तीफा लीजिए, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा था ना कि उनके किस प्रकार के बयान है, ये उनके बयानों में से एक है कि हम विपक्षी धज्जियां उड़ा देंगे। जल्दी हरियाणा में लोकसभा, अभी तो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, जल्दी विधानसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कोई भी चुनाव वो करा ले,
आज स्थिति स्पष्ट है कि भाजपा को वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से हार मिलने वाली है, और ना केवल सिर्फ हरियाणा में, पूरे भारत देश में भाजपा को बुरी वाली हार मिलने वाली है। और इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ। हरियाणा में पार्षद के जो चुनाव थे वो अभी तक वो बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, 2 साल से एक्सटेंशन चल रहा है। पार्षदों को पता ही नहीं कि वो पूर्व पार्षद लिखे कि वर्तमान पार्षद लिखे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पार्षद का चुनाव करा देंगे वो उनको हार की सामना करना पड़ेगा, और हार के डर से वो पार्षद का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। उनके डर के प्रमाण का पहला प्रमाण है। और मैं आपको बताता हूँ स्थिति क्या है। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मैं फरीदाबाद लोकसभा से ताल्लुकात रखता हूँ। हम फरीदाबाद लोकसभा में है, और जब ये चुनाव आता है लोकसभा का, आप सिर्फ सरकार को नहीं चुनते, आप एक सांसद को भी चुनते हो। जब आप सांसद को चुनते हो तो आपको उसकी जो कार्यशैली उस पर ध्यान देते हो। हमारे जो लोकसभा के जो सांसद है कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने कितनी मर्तबा संसद में, जिसमें जहां पर उन्हें भेजा गया था चुनकर, इस जनता ने मत दिया था, उन्होंने कितनी बार संसद भवन में ये हरियाणा की जनता के लिए, फरीदाबाद की जनता के लिए उन्होंने सवाल पूछे हैं। कितने प्रस्ताव पारित कराए? 0। हमारी फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ तक मेट्रो स्टेशन है, उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और वो जो मेट्रो स्टेशन है वो कांग्रेस की सरकार द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद 10 साल बीत गए, लेकिन अभी तक उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। बारिश हो जाती है, NIT का अंडरपास है वो पूरी तरीके से भर जाता है। ये उनके विकास की गति है। लोग कह रहे रोड भी बना दिया है, हाईवे है, मिनटों में दिल्ली पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं मिनटों में। रोड हाईवे अच्छे बन गए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे फरीदाबाद में DAV कॉलेज है, नेहरू कॉलेज है, YMCA यूनिवर्सिटी है। ये तीनों के तीनों जो बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं सरकारी, ये कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। हमारे फरीदाबाद में BK अस्पताल आता है, ये कांग्रेस की सरकार के समय पे। एक ये सरकारी बड़ा मुझे कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज अस्पताल बता दे जो इनकी सरकार में बना हो। 0 है जवाब। राम मंदिर तो बना है। राम मंदिर के आधार पर क्या चुनाव लड़ा जा सकता है? या सरकार को हम इस आधार पर चुनते हैं कि यहाँ पर मंदिर? एम्स बना है, राम मंदिर छोड़ दीजिए, एम्स बना है। एम्स तो दरभंगा में भी हमने सुना था, जहाँ पर मोदी जी ने आधारशिला रखी थी। क्या हुआ वहाँ पर? आज एक पत्थर तक नहीं है। अब दिखा दीजिए दरभंगा में जो उन्होंने एम्स बनाया था। तो कौन लोग है जो कह रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बन गया और बिल्डिंग की बिल्डिंग? मोदी जी के खुद के बयान है। मोदी जी ने खुद ने कहा था कि दरभंगा तक हम एम्स को ले गए हैं। कहाँ है आज दरभंगा में? आज बात यह है कि इनके जितने भी तमाम जो वादे हैं, जितनी भी इनकी घोषणा है, वो सारी की सारी खोखली है। धरातल पर वो एक चीज लागू नहीं कर पाए हैं। उन्होंने जितनी भी मोदी की गारंटी हम जो चुन रहे थे ना चुनाव प्रचार में, मोदी की गारंटी 400 पार, मोदी की गारंटी तो वो 2 करोड़ रोजगार भी था, मोदी की गारंटी तो महिलाओं को सुरक्षा देना भी था, मोदी की गारंटी तो ये भी था कि हर एक जो व्यक्ति है, हर एक घर में गरीब व्यक्ति को घर देना, उस घर में जल देना, है ना। लेकिन क्या हुआ स्थिति? आज सब कुछ इसकी विपरीत कर लीजिए, आएगा तो मोदी। कौन कह रहा है? जनता कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? जनता कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? मुझे जो मोदी जी की लोकप्रियता जनता है वो कह रही है। अगर 400 पार ये आ रहे होते, अगर मोदी जी आ रहे होते, तो आज स्थिति ये नहीं होती कि पहले चरण में तो भैया 400 पार मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ते, दूसरे चरण में आते आते मंगलसूत्र, तीसरे चरण में आते आते भैंस पर आ जाते। तो ये मोदी की गारंटी, ये है मोदी जी कि एक प्रधानमंत्री जब 10 साल के बाद जब आप फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको 10 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बजाय आप मंगलसूत्र, भैंस चोरी हो जाएगी, भैंस इधर लिख उधर। आप मुझे एक चीज बताइए, आज असलियत में आपसे सवाल पूछता हूँ, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी काफी समझदार हैं, काफी चीज जानते समझते, आपको अपना एक अनुभव रहा होगा। आपने कभी देखा है इन 70 सालों में, जो 70 साल का राग लाते हैं, आपने कभी देखा है कोई ऐसी सरकार आई थी जैसे मोदी जी कहते हैं कि भैया जो एक्सरे की मशीन से हम सबके घर में देखेगी, बहनों को जो सोना चांदी है उसको एक्सरे की मशीन से निकाल के किसी और को दे देगी? अभी आपने देखा 70 साल में? और क्या आप सोच सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री की शब्दावली है? ऐसे प्रधानमंत्री की जिसमें अंधभक्त गोदी मीता तमाम ऐसा प्रचार करती है कि भैया इस देश के प्रधानमंत्री उनको तारीफ कर रहे हैं, ऐसा बढ़ चढ़ के उनका विश्व गुरु बना रहे हैं। क्या विश्व गुरु की ये बातें हैं? कांग्रेस अगर आ गई तो अल्पसंख्यकों को तवज्जो देगी, मंगलसूत्र को अल्पसंख्यकों को उनको बेच देगी, इस तरीके के बयान करते हैं मोदी जी। कितना सहमत है? मैं ऐसा मानता हूँ कि सिवाय झूठ के उनके पास कोई अब चारा नहीं है कि वो किस आधार पर जनता के सामने जाए। इस वजह से उन्होंने अब का सहारा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि सच्चाई तो वो बोल नहीं सकते। और अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो अगर आप देखेंगे तेजस्वी यादव जी जो हमारे इंडिया अलायंस के साथी हैं, उन्होंने अब सच्चाई के सहारे पे चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। 2014 से पहले के जो उनके मोदी जी के भाषण थे आज जनता को जा जाकर सुना रहे हैं। उन्होंने जो महंगाई पर भाषण दिया था, आज असल बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री मोदी जी
दोनों ही अपने एक दूसरे की आलोचना करते हैं, क्योंकि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो बड़े बड़े भाषण दिए थे कि भैया जैसे जैसे रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की शाख गिरती है। बड़े बड़े भाषण दिए थे कि भैया हमें ऐसे चाहिए, हमें महंगाई कम कर दीजिए, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, आज कहाँ है प्रधानमंत्री मोदी जी? तो असल बात यह है कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री रहे हैं मोदी जी, वही प्रधानमंत्री मोदी जी के सबसे बड़े आलोचक है। चलिए ठीक है, ज़्यादा बात करेंगे तो लंबी बात हो जाएगी। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप इस नज़रिए को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव भी जल्दी आने वाले हैं। इस पूरी प्रतिक्रिया पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।